मिनट, ये हाँ, ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन ए लॉन्ग सी वॉयेज। इन बाहर जाने वालों को ये भी नहीं बताया जाता था कि एक लंबी समुद्री यात्रा लगभग 3 महीने की आपको करनी है, समुद्र के थपेड़े खाने हैं 3 महीने, तब जाके वहां पहुंचोगे, ये नहीं बताया जाता था। समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सफुली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स, और ये कई बार दबाव है, अरे ले भाई वहाँ तेरे को दारू मिलेगी, रात पूरी रात भर, हुआ एजेंट भी दारू पीता था और उसे पिलाता था, देख तू मेरा भाई है, ये पीले जो भी हिसाब से, और आधे पिए हुए आदमी को धक्का दे के लो साहब नाव के माध्यम से चल जा, और कमीशन तैयार। ऐसे लोग भी काम करते थे। तो यहाँ ये इस लाइन में ये बताने का प्रयास किया गया है, एजेंट अपने कमीशन के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी लेवल पर जा सकता था। 19वीं सेंचुरी इंडेंचर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, और बच्चों 19वीं शताब्दी में इस इंडेंचर सिस्टम को, इसको एक प्रकार से नए प्रकार की गुलामी कहा गया, नई प्रकार की गुलामी इसको कहा गया। हाँ, इसका एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी इसको कहा गया, ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ देखिए आप, ये नया टॉपिक हमारे के सामने शुरू हो रहा है, तो मैंने कलरफुल में इसको बनाया इस प्रकार से। यहाँ आप इसको देखिए आप कि वहाँ इंडेंचर लेबर बन के वो लोग वहाँ चले गए। अब ज़िंदगी तो वहाँ बितानी है ही, ऐसे तो है नहीं कि भाई वहाँ से उड़ के ले भाई हनुमान जी बन के जय श्री राम और वहाँ से मैं आ जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, ऐसे तो कुछ है नहीं भाई। पता नहीं वो टाइम भी आ जाएगा अभी आने वाले समय में तकनीकी के माध्यम से, लेकिन वहाँ लोगों ने अब 5 साल वहाँ रहना है, फंस गए, चक्कर में आ गए, तो भाई अब हम कैसे किस प्रकार से इसको करें। तो उन लोगों ने आपस में मिल करके, अलग अलग संस्कृति के लोगों ने, धर्म के लोगों ने मिलकर कुछ एक नया इजाद किया, और वो नया इजाद ये आपके सामने है, होसे। तो सबसे पहले आपको दे रखा होसे, ये शब्द कहाँ से निकला मैं आपको बता दूं भाई। ये मुहर्रम जब मनाते हैं मुस्लिम लोग, तो वो लोग विलाप करते हैं, वो जो हुसैन ब्रदर थे उनका बलिदान हुआ था उस करबला के मैदान में, ये दोनों लड़ने वाले ही कम्युनिटी के थे, तो उनमें कि वो विलाप करते हैं कि हाय हुसैन, हे हुसैन, हम उस वक्त वहाँ नहीं थे, नहीं तो आपको बचा लेते, तुम्हें बचा लेते, उसके लिए विलाप करते हैं वो। तो ये जो शब्द था, ये शब्द सबके मुंह से उस प्रकार से नहीं निकला, तो उस लोगों ने वो हाय हुसैन को होसे 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 बना दिया उसको, तो ये आपका होसे है। तो त्रिनिदाद है यहाँ पर, वो जो वार्षिक जो मुहर्रम जो जुलूस निकलता था उसका नाम। अब इसमें ये लोग क्या है कि वो जो भी है पीवा से कर कर आप साहब से हा हू जिंगा लाला हुर हुर ऐसे ये करते थे, और ये एक प्रकार से एक दुख विलाप वाला जो एक मुहर्रम था उसको इन्होंने हंसी मजाक का इस प्रकार सा अपनी ज़िंदगी के अनुसार इस प्रकार से उसको साँचे में डाल लिया। इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेज एंड रिलीजियस जॉइंट, अलग अलग कम्युनिटी के जो वर्कर्स है, अलग धर्म के वर्कर उसमें शामिल होते थे, कुशी ढूंढने के लिए शामिल होते थे। सिमिलरली इसी प्रकार से द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफेरिनिज्म, यहाँ भी एक धार्मिक एक नाम दिया गया रास्ताफेरिनिज्म। ये कोई जमैका के कोई रेगी स्टार बॉब मैरले है, इन पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऊपर वाले पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने भाई एक प्रकार से यहाँ पर जो लोग आए थे उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए, इंडियन माइग्रेंट जो आए थे यहाँ से जुड़ जाए, तो उन्होंने कुछ गाने बनाए, वो गाने आज भी प्रसिद्ध हैं। तो ये तो हो गया हिसाब से, इस पर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है इस सेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए। चटनी म्यूजिक, तो वही बात है भाई, 4-5 लोग खड़े हो गए आपस में, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में गुनगुना रहे हैं, अब उनका एक मिक्सअप जो भर के सामने आया, वही बात चटनी म्यूजिक हो गया। चटनी म्यूजिक ये त्रिनाद और गुआना बड़ा फेमस हुआ, क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। लोगों ने अपने अपने विधाओं को, गीतों को आपस में मिक्सअप कर दिया, 2 शब्द उसके गीत के लिए लिए, 2 शब्द उसके लिए लिए, टून उसके लिए ली, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर की टून उसके लिए, वो सारा मिलके ऐसे ही हो गया। अब आप देखिए इसको, आप दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed. अब आप देखिए यहाँ सांस्कृतिक तौर पर लोग आपस में मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ को, आपस में
दुनिया को ग्लोबल बना रहे हैं साहब से। कुछ संस्कार आपके ले लिए, कुछ आपके ले लिए, संस्कृति के भी कुछ हिस्से आपके ले लिए, कुछ आपके ले लिए, तो एक प्रकार से मिक्स्ड हो रही है चीज़ें। लो देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका मूल वास्तविक जो रूप है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बिकम समथिंग इंटायरली न्यू, और मिक्सअप होने से कुछ नई चीज़ सामने उभर के आ रही है, मिक्सअप होने से कुछ नई चीज़ सामने उभर के आ रही है। देयर आर लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से आप देखिए, ये नया टॉपिक आपका ये है कि आज वर्तमान समय में हम देखते हैं तो डिसेंट हो गया वंशज, तो भारतीय वंशज इनके इंडेंचर जो लेबरर है, इनके भारतीय वंशज यहाँ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, नोबेल प्राइज विनर जो राइटर है वी.एस. नायपाल, शिव नारायण चंद्रपाल है, वी.एस. नायपाल, शिव नारायण चंद्रपाल, ये क्रिकेटर रहे, रामनरेश सरवन, ये वेस्ट इंडीज टीम में क्रिकेटर रहे कौन, शिव नारायण चंद्रपाल और नरेश सरवन। इनका क्रिकेट मैच मैंने देखा भी है, उस जब मैं बचपन में छोटा था। तो ये वंशज है इन इंडियन इंडेंचर वर्कर्स के। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप वी.एस. नायपाल है, शिव नारायण चंद्रपाल और रामनरेश सरवन को, इनको आप याद कर सकते हो। अब फ्रॉम द 90s इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर्स बिगेन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेशन। 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने इस इंडेंचर लेबर माइग्रेशन का विरोध करना शुरू कर दिया, और बाद में अंग्रेजों ने मजबूर होकर इसको 1921 में इसको समाप्त कर दिया। 1921 में इसको समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं साहब से। ये लो साहब, ये आपकी बुक का हिस्सा है, तो ये फोटो है, मैंने यहाँ पर ये चस्पाई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था 5 साल के लिए। यहाँ पर ये देखो मोहर सी लगी हुई, यहाँ पर ये साइन किए हुए हैं, कितना पेमेंट हो, किस प्रकार से क्या हुआ, कितने समय तक आपको रहना है, कौन सी कंपनी के माध्यम से आप जा रहे हो, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रकार से हुआ करता था। आगे देखा, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड। अब कुछ मजदूर बाहर जाकर अपने सविवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, सोच से पैसे वाले बन गए। नाम दे रखा है शिकारपुरी श्रॉफ, नट्टू कोटाई चेटियर्स। ये 2 लोगों ने भाई बैंकर्स, बाहर जाके इतने पैसे वाले बन गए कि बैंकर्स अब्रोड, बाहर जाके बैंक खोल लिए भाई। वर अमंगस द मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों में शामिल थे, और इनका एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का और भी चीज़ों का सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में खुद इनका व्यापार फैला हुआ था। इन्होंने पैसे खूब आगे, और ओवन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक से, और ये कुछ उधार भी लेते थे यूरोपियन बैंक से। ऐसे करते करते ये खुद पैसे वाले बन गए। लो साहब, नाम बता दूं फिर, शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटाई चेटियार्स खुद इंडियन बैंकर्स बन गई। दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। उनके पास से बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीका था, उस सिस्टम के माध्यम से दूर दूर वो अपना पैसा भेजते थे। इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो तरीका था धीरे धीरे मॉडर्नाइज भी होने लगा था, और लोगों ने इसको कॉरपोरेट, ये व्यापारिक जगत में भी ये फैल गए थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स लाइक हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। अब कुछ भारतीय व्यापारी भी है, जमींदार भी, जैसे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स है, इन्होंने भी यूरोपियन कॉलोनाइज का तरीका अपनाया, ये भी अफ्रीका गए। जैसे ब्रिटिशर्स लोग इंडिया आए, ऐसे ये हैदराबादी सिंधी लोग अफ्रीका गए। 1860 दे एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, और धीरे धीरे इन्होंने अपना कारोबार है, जहाँ भी ये समुद्री जहाज, ये जो पोर्ट्स हुआ करते थे, वहाँ अपनी दुकान लगाना शुरू कर दी, और वहाँ धीरे धीरे सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस टूरिस्ट हुज नंबर्स वर बिगिनिंग टू स्वेल। और वहाँ पर ये कुछ सामान बेचने लगे, जो यात्री आते थे, टूरिस्ट आते थे, और धीरे धीरे ये लोग पैसे वाले बनने लगे, थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। इस बात ये धन्यवाद देते थे, कैसे पैसा कमाते, ये धन्यवाद देते, आपकी यात्रा मंगलमय रहे, आप जा रहे हो मैडम जी, आपके साहब है सकुशल वापस लौट आए। तो महिला के मन में यहाँ पर ये रहता था, पता नहीं मेरा हस्बैंड जीवित वापस आएगा नहीं आएगा। तो वो जो महिला थी वो एक शुक्रिया के तौर पर उसको 100 रुपये की बजाय उसको 1000 का नोट दे दिया करती थी। ऐसे ये लोग है ना अच्छे शब्दों के माध्यम से खूब पैसा कमा रहे थे साहब। कुछ ये लोग भैया अपनी ये खिलौने अपने बच्चों के लिए आप ले जाना, आप इतने दिनों के बाद घर पे आप आए हो, इस प्रकार से। ये टॉपिक मेरे पीजी लेवल में, हिस्ट्री में पीजी लेवल में बड़े तौर पे दिया हुआ है, मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज है हिस्ट्री के। पीजी जो हिस्ट्री में है उसमें ये टॉपिक है पूरा ये।
तो मैंने वहाँ से आपको बता रखा है ये भारतीय व्यापारी लोग अपनी बोली के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार से कुछ किया। ठीक है, बहुत पैसा कमाया, आगे बढ़ गए हिसाब से। ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेस्टिमोनियल इंडियन इंडेंचर लेबरर राम नारायण तिवारी। अब तिवारी को तिवारी बना दिया साहब से। यहाँ पर यह भी बता रखा है ये जो इंडियन ये इंडेंचर लेबर थे इस प्रकार से जो गए थे वहाँ, उनका एक एक पल सांस जीना बड़ा मुश्किल था। तो ये मत देखो वो जन्मपत्री ज्योतिष वो जन्म कुंडली जो भी है, मेरे तो सुख लिखा हुआ वो लिखा हुआ, लो साहब आ जाओ सामने इनके, ये सारा सुख कर देंगे। तो राम नारायण तिवारी है ये बता रहा है, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, मेरा सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी, बढ़िया प्रयास करने, आई कुड नॉट प्रॉपरली डू द वर्क दैट वर अलॉटेड टू मी, मैं वो कार्य भी नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे दिया गया है। इन ए फ्यू डेज आई गोट माई हैंड्स ब्रूस्ड ऑल ओवर, कुछ दिनों में मेरे हाथ थे उनमें झुर्रियाँ पड़ गई, हाथ में झुर्रियाँ पड़ गई, लाइनें पड़ गई। एंड आई कुड नॉट गो टू वर्क फॉर ए वीक फॉर विच, और मैं एक सप्ताह तक काम के लिए जा नहीं सका। फॉर विच आई वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल, इसकी वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया फॉर 14 डेज। मैं मेरे एक सप्ताह से मैं काम नहीं रह सका भाई, जो भी है काम हुआ ही नहीं मेरे से, 14 डेज मुझे 14 दिन मुझे जेल में डाल दिया। न्यू एक्सट्रीमली हैवी एंड कैन नॉट कंप्लीट देम इन ए डे, नए नए वो दबाव डाल रहे थे और वो पूरे दिन में पूरी कवर नहीं हो रहे थे। डिडक्शन आर आल्सो मेड फ्रॉम वेजेज, इसके साथ साथ वो तनख्वाह के अंदर भी बहुत कुछ काट रहे थे। इफ द वर्क इज कंसिडर्ड टू हैव बीन डन अनसेटिस्फैक्टरीली, यदि मेरी कार्य से वे लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब आपने कार्य मन से नहीं किया, तो वो उस सैलरी में से डिडक्शन भी कर रहे थे। देख लो साहब कितने जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। मैनी पीपल कैन नॉट देयर फॉर अर्न देयर फुल वेजेज एंड आर पनिश इन वेरियस वेज, इसलिए बहुत से लोग अपना जो पेमेंट है या तनख्वाह है वो पूर्ण रूप से जितनी की बात की हुई थी वो भी कमा नहीं पा रहे थे और उनको सजा के तौर पर उनकी सैलरी काट ली जाती थी। अब देखो आप बच्चों, इसको 2 बार नहीं 3 बार नहीं 10 बार पढ़ना, इसको याद रहे कि हमारे पूर्वजों ने कहाँ कहाँ, जिनके पूर्वज बाहर गए हैं, कितनी मेहनत की है, कैसे नाम कमाया है। इन फैक्ट द लेबरर्स हैव टू स्पेंड देयर पीरियड ऑफ इंडेंचर इन ग्रेट ट्रबल, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि ये लोग इंडेंचर लेबर बन के गए थे, इनका हर दिन मुश्किल भरा था इनका। इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, अब यहाँ पर भारतीय व्यापार है, ये कुछ डाटा है आपकी बुक में दे रखे हैं, ये डाटा मैंने एक साथ लिखे हैं ताकि भाई इनको आप सब लाइन को आप याद करें जो भी हिसाब से हैं। ये डाटा कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन पे आपसे पूछ लिया जाता है। हमने देखा कि धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल है, धीरे धीरे उसका व्यापार है जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्लाइन। 1800 से लेकर 1815 के बीच में पहले वो 30% था, अब ये सिर्फ 15% आ गया, बस देख लो आप, डिक्लाइन हो रहा है। एक्सपोर्ट 30% 15% आ गया। 1870 की बात करें तो और ज़्यादा गिर गया ये, इसकी अनुपात में और ज़्यादा गिर गया, ये 3% पे आ गया। ये कहाँ पे आ गया? 3% पे आ गया। बिटवीन 1812 1871 1812 से 1871 की बात करते हैं तो ये रो कॉटन जो कच्चा सूत का एक्सपोर्ट है, ये तो है बने बनाए कपड़ों का, लेकिन ये जो कच्चा सूत है इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। बने बनाए जो कॉटन के कपड़े हैं उसका एक्सपोर्ट तो घट रहा है, और ये कच्चा सूत है रो कॉटन है इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये 5% से 35% आ गया। 1812, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1812 से लेकर 1871 के बीच में ये 5% से 35% आ गया। चाइना ग्रू रेपिडली फ्रॉम द 1820s, चाइना धीरे धीरे 1820 के दशक से अपना इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, चाइना ग्रू रेपिडली फ्रॉम 1820 से चाइना भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंडिया के साथ साथ चाइना भी इस मामले एक्सपोर्ट में आगे जा रहा है। चाइना ग्रू रेपिडली फ्रॉम द 1820s टू बिकम फॉर ए वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। चलो, ब्रिटेन ग्रू ओपीएम इन इंडिया। अब ये देखो काम की बात देखो आप, ब्रिटेन वाले अफीम भारत में उगाते हैं, एक्सपोर्ट चाइना को करते हैं, एक्सपोर्टेड इट टू चाइना, चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं विद द मनी, और उसी पैसे से अर्नेड थ्रू दिस सेल, जो पैसा उन्होंने किया, इट फाइनेंस इट्स टी एंड अदर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। कहने का मतलब ये है भारत में अफीम उगाई, चाइना को बेची,
और पैसा खूब कमाया और पैसे बदले में क्या लिया, चाय और वो भी चीज़ें हैं उसे ले ली उससे। चाइना से चाय खरीद रहे हैं, लो साहब चाय की भगत आ गए। यहाँ मैंने आपको ये दिखाया है, ये 2 फोटो आपकी बुक से ली गई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में जो ऑफिस है वो ये था, ये है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस है वो आपके सामने है। और ये देखो सूरत, हाथ में समझते या मछलीपट्टनम जो भी है, ये समुद्री बंदरगाह है। बंदरगाह का एक प्रकार से ये पोर्ट वाला आपको बता रखा है, इस प्रकार से कैसे व्यापार होते थे, कैसे लोग काम करते थे। ट्रेड सरप्लस, ब्रिटेन वाले हमेशा फायदे में रहे, देख लो आप। ये आपका अलग से क्वेश्चन आता है, समझ लो आप। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। फूड ग्रेन है, कच्चा माल है, धीरे धीरे निर्यात भारत से बढ़ रहा है ब्रिटेन के लिए और पूरी दुनिया में ये जा रहा है भाई। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बता रखा है, इंडिया से जो सामान बाहर जा रहा है उसकी वैल्यू और जो सामान ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा है उसकी वैल्यू, रात दिन का अंतर है। मतलब ब्रिटेन से सामान ज़्यादा आ रहा है, हायर, मच हायर, ज़्यादा आ रहा है भाई। भारत से सामान कम जा रहा है और ब्रिटेन से ज़्यादा आ रहा है। 10, इसलिए ब्रिटेन वाले फायदे में। ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। इस प्रकार हम इस लाइन से कह सकते हैं कि ब्रिटेन वाले भारत के साथ व्यापार में फायदे में, प्रॉफिट में। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। ब्रिटेन इस फायदे का इस्तेमाल दूसरे देशों के व्यापार के में जो जहाँ घाटा हो रहा है उसको बैलेंस करने में करता है। दैट इज विद कंट्री फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू। तो ये ब्रिटेन भारत से व्यापार में बहुत ज़्यादा आगे चला गया और वो जो पैसा मिला उस पैसे से यहाँ पर ये मान लीजिए चाइना है तो चाइना से उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन वाले फायदे में हैं और हम इंडिया वाले हमेशा घाटे में रहे। दिस इज हाउ ए कंट्रीज विद अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड बाई इट्स सरप्लस विद ए थर्ड कंट्री। यहाँ पर ये बता रखा है, इस प्रकार से एक देश किसी से फायदे में रहता है तो उस फायदे में कमाए हुए पैसे से वो अपना जो घाटा है वो उसको किसी तीसरे देश के साथ में अपने घाटे की भरपाई करके फिर वो फायदे में रहता है। यही ट्रेड सरप्लस है, ब्रिटेन वाले हमेशा फायदे में रहे। ये लो लास्ट पॉइंट आपका जो है होम चार्जेस, तो इसी के साथ आपका वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगा। होम चार्जेस ये है, होम चार्ज इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, प्राइवेट रेमिटेंसेस, अरे जो भी इनको ब्रिटिश अधिकारी हैं, होम बाई ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडिया डेप्ट एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया। होम चार्जेस, अरे भाई भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी रहते थे या व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारी, ये लोग यहाँ का ब्याज बट्टा या जो भी है किसी राजा से जो कुछ भी उनको कोई इनाम मिला, कुछ गिफ्ट मिला, जो भी है या जो भी इनको फ़ायदा हुआ, उस फायदे को एक मनी के तौर पर लंदन भेज दिया। तो ऐसे उनके घर बड़े आलिशान मन के हिसाब से लंदन भेज दिया। यही होम चार्ज है भाई। ब्रिटिश अधिकारियों ने, बड़ी बड़ी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़े अधिकारी हैं, जो अपनी सैलरी के अलावा जो पैसा बाहर भेजते थे, कैसे भी श्याम दाम दंड भेद करके, जो भी है ब्याज के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, या जो प्राइवेट जो कुछ कमाते थे इस प्रकार से, किसी को डरा धमका के राजा को, या जो भी उनसे वो गिफ्ट मिलता था, वो सारी चीज़ें वो बाहर भेज दी। लॉर्ड क्लाइव का जो सारा जितना भी जो बाहर होम चार्ज है वो यहाँ से ले जाया गया था, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में अपने कंट्रोल में कर लिया। और आज एक पूरा महल अलग से बना हुआ है, उस महल में भारतीय लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं कितना लॉर्ड क्लाइव यहाँ से लूट के ले गया था, आप देख सकते हो। ये होम चार्ज में आता है। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको पिछली बार मैंने रिपीट किया था, ये बता दिया, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। ट्रेड सरप्लस का रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये लंदन का ऑफिस है और ये भाई आपका जो ट्रेड स्पोर्ट है, ये जो किस प्रकार से इनके सामने व्यापार बढ़ा, ये रो कॉटन का बढ़ा और ये कॉटन का जो सामान है उसका घटा बता रखा है। और ये किसी रामनारायण तिवारी का अनुभव है वो बता दिया मैंने आपको। ये शिकारपुरी स्रोप, नट्टू कोटाई चटाई चेटियर्स, और ये आपका हैदराबादी सिंधी का मैंने बता दिया आपको, रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वो फॉर्म है, ये बता दिया मैंने आपको। और ये किस प्रकार से ये इंडेंचर लेबरर्स है जो गए हुए किस प्रकार ज़िंदगी जीते थे। ये चटनी मुजी के होशिये वाला, ये सारा आपका रास्ता फेरिनिज्म वाला हो गया आपका।
और ये देखो ब्रिटिश एजेंट क्या श्याम दाम दंड भेद अपनाता था इन एजेंट माइग्रेंट्स को भेजने के लिए। और ये आ गया, हाँ ये कहाँ से ये लोग जाते थे और इस इलाके से ये लोग बाहर जाते थे, ये यहीं से क्यों जाते थे, ये सब पूरा यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर ये सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब देखो आप इंडियन लेबर माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया, यहाँ का पूरा विस्तार बता रखा है कि क्यों भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनको भेजा गया। यूरोपियन लोग हैं अफ्रीका के प्रति क्यों आकर्षित हुए, क्या क्या था यहाँ पर था। और ये उस बीमारी रनरपेस्ट के बारे में है, ये पूरा मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। फ़ोटो लगाने की मेरी इच्छा थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाई, और फ़ोटो इतनी वो मुझे ही वो दिखने में इतना लग रहा था। ये सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली के बारे में मैंने आपको बताया, रिपीट भी आपका पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है ये थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, अब लंबे बनेंगे भाई, 2-2 3 दिन से वीडियो बनेंगे। और मुझे उम्मीद है आप दीपावली की छुट्टियों में इन सबको देख के अपने आप को रिवाइज करोगे। मुझे उम्मीद है आप आर के जो है सर चैनल को इसी प्रकार से लाइक करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।